हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रिचा शर्मा और आज मैं पढ़ा रही हूँ 11th क्लास का सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जो है वो थोड़ा लेंदी चैप्टर है। इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट की थ्योरी आती है और कुछ बीच में डेफिनेशंस भी आती हैं। तो कौन से साइंटिस्ट की थ्योरी क्यों आ रही है, उसका क्या रीज़न है, आज मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की समरी बता रही हूँ। उससे क्या होगा, आपको पूरे चैप्टर का एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपको ये पता रहेगा कि हम इस साइंटिस्ट की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, और थ्योरी पढ़ते पढ़ते बीच में डेफिनेशन स्टार्ट हो गई तो हम डेफिनेशंस क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की समरी कि हमको एटॉमिक में कौन कौन से साइंटिस्ट की थ्योरी डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जो एटम की डिस्कवरी करी थी वो करी थी डेल्टन साइंटिस्ट ने। तो डेल्टन साइंटिस्ट ने सोचा कि ये पेन किस चीज़ का बना हुआ है, तो उसने इसको पीसेस किया, लास्ट में एक बहुत छोटा सा पार्टिकल बच गया। लास्ट में एक बहुत स्मॉल पार्टिकल बच गया। एटम डेल्टन साइंटिस्ट जिसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाया और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाया। तो डेल्टन ग्रीक साइंटिस्ट था। ग्रीक लैंग्वेज में वो लोग नॉट को बोलते हैं ए और कट को बोलते हैं टम। तो डेल्टन साइंटिस्ट ने बोला कि ये जो पार्टिकल है वो कट नहीं हो रहा, ग्रीक लैंग्वेज में ए टम, हमने कंबाइन करके उसको बना दिया एटम। ऐसे एटम की डिस्कवरी हुई। तो सबसे पहले डेल्टन साइंटिस्ट आया जिन्होंने एटम की डिस्कवरी करी। तो डेल्टन साइंटिस्ट ने बोला मैटर कंपोज्ड बाय स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम विच इज इनडिविजिबल, जो ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। अब एक हस्बैंड वाइफ थे, मिस्टर एंड मिसेस क्यूरी, मैरी क्यूरी एंड पियरे क्यूरी। तो हस्बैंड वाइफ रेडियम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। आज तो हम सबको पता है कि रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, रेडिएशन डिके करता है और रेडिएशंस कितने हार्मफुल होते हैं। देखिए, उस टाइम तो डिस्कवरी चल रही थी, तो मिसेस क्यूरी को ये नहीं पता था कि रेडिएशंस कितने हार्मफुल होते हैं, तो वो तो पॉकेट में लेके घूमती थी रेडियम पीस को। एक दिन मिसेस क्यूरी का एक्सपेरिमेंट फिनिश हुआ तो उन्होंने रेडियम को एनवलप में फोल्ड करके केमिकल रखने के लिए, देखिए डार्क रूम होते हैं क्योंकि बहुत सारे केमिकल जो हैं वो लाइट से सेंसिटिव होते हैं, तो उनको डार्क रूम में रखते हैं। तो मिसेस क्यूरी ने रेडियम को एनवलप में फोल्ड करके उनको डार्क रूम में एक ड्रॉअर में रख दिया। नेक्स्ट डे जब वो आई तो उन्होंने ड्रॉअर में से निकाली फोटोग्राफिक प्लेट। अभी फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है? देखिए, आजकल तो डिजिटल कैमरा है, पहले जो रील वाले कैमरे आते थे उसके अंदर जो ब्लैक रील होती है दैट इज कॉल्ड फोटोग्राफिक प्लेट, जिसके ऊपर रेडिएशंस आके डेवलप हो जाएं। ठीक है, तो मिसेस क्यूरी ने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑलरेडी कुछ रेडिएशंस, कुछ लाइट डेवलप हो रखे। तो उन्होंने कहा ये तो डार्क रूम है, लाइट आई कहाँ से, रेडिएशंस कहाँ से आए? ठीक है, तो उन्होंने कहा हो ना हो ये ड्रॉअर के अंदर जो रेडियम रखा है ना, ये रेडियम रखे रखे कुछ रेडिएशंस निकाल रहा है। वो रेडिएशन फोटोग्राफिक प्लेट पर डेवलप हो गए, यानी रेडियम में से रेडिएशंस आ रहे हैं। इसका मतलब एटम ब्रेकडाउन हो रहा है। एटम के अंदर से कुछ निकला और वो फोटोग्राफिक प्लेट पर डेवलप हो गया, मतलब एटम में से कुछ निकल रहा है, एटम ब्रेकडाउन हो रहा है। और इसका मतलब एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो है जो बाहर आ रहा है। इन्होंने कहा इसका मतलब तो एटम ब्रेकडाउन हो सकता है। तो ये भागे 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 डाल्टन के पास गए।
कि देखो डाल्टन ये तो ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, तुम तुम्हारी थ्योरी में बोलते हो कि ये तो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। तो डाल्टन ने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है कि आपको दिखा और आप मुंह उठा के चले आए, आप प्रूव करिए इस चीज़ को कि एटम ब्रेक डाउन हो सकता है। अब मिसेस क्यूरी ने कहा दिख रहा है, अब इसको क्या प्रूव करें, ठीक है। अब देखिए जब कोई साइंटिस्ट डिस्कवरी करता है, कोई नई चीज़ रिसर्च करता है, तो वो हर कंट्री के जनरल में पब्लिश कराता है। हर कंट्री के जनरल होते हैं, जैसे स्कूल के अंदर तो जनरल कम अवेलेबल होते हैं, कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी में जनरल आपको मिल जाएंगे। जो भी न्यू डिस्कवरी होती है, रिसर्च होती है, वो उसके अंदर पब्लिश हो जाती है। जैसे मैंने भी रिसर्च किया, तो मैंने मेरी रिसर्च को इंडिया के जनरल में पब्लिश कराया, यूएस के जनरल में पब्लिश कराया, ऑस्ट्रेलिया के जनरल में पब्लिश कराया, डिफरेंट जनरल में उसको पब्लिश कराया, ठीक है। ऐसे ही मिसेस क्यूरी ने भी जनरल में पब्लिश कराया। तब एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है हेनरी बैकरूल। हेनरी बैकरूल साइंटिस्ट ने मिसेस क्यूरी को बोला आप टेंशन मत लो, मैं बताता हूं एटम में से क्या चीज बाहर आ रही है। हेनरी बैकरूल ने रेडियम पीस लिया, फोटोग्राफिक प्लेट ली और ऑब्जर्वेशन किए। तो उन्होंने देखा कि रेडियम में से रियली रेडिएशंस बाहर आ रहे हैं। मिसेस क्यूरी झूठ नहीं बोल रही हैं। हेनरी बैकरूल ने ऑब्जर्व किया कि रेडियम में से कुछ रेडिएशंस बाहर आ रहे थे। तो बैकरूल साइंटिस्ट ने बोला कि देखिए ये मुझे नहीं पता है कि एटम में से कौन से रेडिएशंस बाहर आ रहे हैं, लेकिन मैंने उनका नाम रख दिया है अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस। इसका मतलब एटम ब्रेकडाउन हो सकता है, एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो है। फिर तो पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच गया, बोले एटम में तो कुछ है, डिस्कवर करके पता किया जाए कि एटम में से क्या बाहर आ रहा है। फिर एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम है थॉमसन, जे थॉमसन। थॉमसन ने डिस्कवर करके बताया कि एटम में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, बीटा रेस, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। उसके 7 ईयर बाद एक साइंटिस्ट आए, गोल्डस्टीन। उन्होंने बोला एटम में से प्रोटॉन्स बाहर आ रहे हैं, एटम में प्रोटॉन होते हैं। और अप्रॉक्स 50 ईयर बाद साइंटिस्ट आए हैं चैडविक, उन्होंने बताया एटम में से न्यूट्रॉन बाहर आ रहे हैं। ऐसे एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इसलिए इसकी डिस्कवरी में बहुत टाइम लग गया, ठीक है। अब इतनी शानदार डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, हमको ये पता पड़ गया कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, लेकिन होते कहाँ हैं? एटम में कोई जगह तो होती होगी, इनका अरेंजमेंट क्या है एटम में? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम में किस जगह पर होते हैं, वो बताने के लिए सबसे पहला साइंटिस्ट आया थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। उन्होंने कहा आप टेंशन मत लो, मैं ये भी बताता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहाँ होते हैं। तो उन्होंने अरेंजमेंट बताने के लिए मॉडल निकाला, थॉमसन मॉडल। वो बनते ही रिजेक्ट भी हो गया, और थॉमसन के रिजेक्ट होने का रीज़न था न्यूट्रॉन। थॉमसन ने अपने मॉडल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो बता दिया कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं वो तो बताया ही नहीं। तो जैसे ही न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, थॉमसन मॉडल रिजेक्ट हो गया कि न्यूट्रॉन कहाँ होंगे, वो तो बताएगा नहीं, थॉमसन ने तो बताया नहीं था। तो एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं बताने के लिए नेक्स्ट साइंटिस्ट आया रदरफोर्ड। अब देखिए ऐसा है, मेरी नज़रों में रदरफोर्ड साइंटिस्ट जो है ना, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे बेस्ट है। रीज़न, फर्स्ट टाइम रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। आज भी तो हम यही पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने ही बताया था न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ठीक है। तो इतनी शानदार डिस्कवरी के ओनली 2 ड्रॉबैक्स, 2 गलतियां।
टू लिमिटेशन। लेकिन वो दो गलतियां इतनी बड़ी बड़ी थी कि हम उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते, हम उनको छोड़ नहीं सकते। हमने कहा इन दोनों ड्रॉबैक को तो हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इन दोनों ड्रॉबैक को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट साइंटिस्ट आया बोर। ठीक है, देखिए जैसा नाम वैसा काम। बोर साइंटिस्ट ने तो बोर ही किया, ये चीटिंग खोर था। देखिएगा कैसे। देखिए सबसे पहले रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें एक वर्ड आएगा कि जब रेडिएशंस आते हैं तो स्पेक्ट्रम ऐसा नहीं वैसा बनना चाहिए। अब आपको तो यही पता नहीं है कि व्हाट इज रेडिएशन, हमको रेडिएशन का मीनिंग ही नहीं पता, तो हम क्या तो ड्रॉबैक को समझेंगे और क्या उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बीच में रुक जाएंगे और रुककर सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका मीनिंग ही नहीं पता तो हम आगे जाके इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब रेडिएशन आते हैं तो स्पेक्ट्रम ऐसा नहीं वैसा बनना चाहिए। ऐसा वैसा हमें तो यही नहीं पता कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम। तो हम बीच में थोड़ा रुक जाएंगे और रुककर हम मीनिंग पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब बोर साइंटिस्ट का एक बहुत खास फ्रेंड था, उसका नाम है प्लैंक। प्लैंक ने एटम के ऊपर छोटी सी डिस्कवरी करी। अब वो किसको बताया, भागे भागे बोर के पास आए, ए बोर भाई देख मैंने तो डिस्कवरी करी विथ प्रूफ, रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। तो बोर ने कहा अरे वाह शानदार, तुमने तो बहुत अच्छी डिस्कवरी कर ली। अब बात आई गई होगी, पुरानी बात होगी। एक दिन बोर साइंटिस्ट जो है वो बैठे बैठे रदरफोर्ड के ड्रॉबैक पढ़ रहे थे। तो बोर के दिमाग में आया कि यदि हम प्लैंक की थ्योरी को यूज करें तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक सॉल्व। ठीक है, तो बोर ने रातों रात प्लैंक थ्योरी यूज करी और रदरफोर्ड के ड्रॉबैक सॉल्व कर दी। तो कंसेप्ट किसका, प्लैंक का, थ्योरी किसकी, बोर साइंटिस्ट की। तो जब तक हमने प्लैंक थ्योरी ही नहीं पढ़ी तो हम बोर में जाके प्लैंक थ्योरी को यूज करके ड्रॉबैक को सॉल्व करेंगे। तो हमको ये तो पता होना चाहिए ना व्हाट इज प्लैंक थ्योरी। प्लैंक थ्योरी नहीं पता तो यूज कैसे करेंगे आगे जाके। तो हमको बीच में रुक के पहले पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज प्लैंक थ्योरी। तो आपको समझ में आया, रदरफोर्ड के बाद नेक्स्ट थ्योरी बोर की है, लेकिन हम बीच में क्यों रुके, क्योंकि इनका मीनिंग ही नहीं आएगा तो आगे जाके हम ड्रॉबैक कैसे सॉल्व करेंगे। यूज तो इन्हीं टर्म को करना है, इसलिए हमको बीच में रुकना पड़ेगा। अब रदरफोर्ड के तो 2 ड्रॉबैक्स थे, हमने माफ नहीं किए। बोर थ्योरी के तो 5-6 ड्रॉबैक हैं, हमने सारे माफ कर दिए। हमने कहा कोई बात नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी थ्योरी में से छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, तो हमने सारी इसके ड्रॉबैक्स जो हैं वो माफ कर दिए। हाँ, बोर के एक ड्रॉबैक को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था सोमरफील्ड। उन्होंने बोर के एक ड्रॉबैक को जरूर सॉल्व किया है। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस तो जगह जगह होती रहती है। एक साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस में 2 साइंटिस्ट आपस में मिले, एक का नाम था डी ब्रोगली और एक साइंटिस्ट का नाम था हाइजेनबर्ग। डी ब्रोगली ने हाइजेनबर्ग से पूछा तुम बताओ तुमने क्या डिस्कवरी की। हाइजेनबर्ग ने कहा तुम बताओ तुमने क्या डिस्कवरी की। दोनों ने एक दूसरे को डिस्कवरी बताई तो पता पड़ा दोनों ने सेम डिस्कवरी की है विथ प्रूफ, रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। इन दोनों की थ्योरी का जो कंक्लूजन है ना वो अप्रॉक्स सेम है, हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, प्रूफ के साथ है। और इन दोनों की थ्योरी का जो कंक्लूजन है ना वो बहुत शानदार है। आप ध्यान से सुनिएगा कंक्लूजन। इन दोनों की थ्योरी का कंक्लूजन है कि एटम में इलेक्ट्रॉन के बारे में हम श्योरिटी से कुछ नहीं कह सकते। हम 100% श्योरिटी से ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा कि वहाँ मिलेगा।
उसके लिए कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो एटम के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अब किसी ने हमसे पूछा भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो हम बोलेंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको कुछ नहीं पता, कुछ श्योरिटी नहीं है। अब ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो अधूरा ही रह गया। ये तो इतना सारा हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा और आज भी हमें इलेक्ट्रॉन का घर अता पता नहीं पता। अब ऐसे थोड़ी ना अपन अधूरा छोड़ सकते हैं एटम को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का घर अता पता श्योरिटी से नहीं बता सकते, तो प्रोबेबिलिटी तो बता सकते, शायद इलेक्ट्रॉन वहाँ मिलेगा, शायद वहाँ मिलेगा। प्रोबेबिलिटी में श्योरिटी थोड़ी ना होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मेरे घर का एड्रेस आपको बताती हूँ। जैसे मेरे घर का जो एड्रेस है वो मैं आपको 95% श्योरिटी के साथ बता दूंगी कि मैं आपको मिलूंगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपको वर्ल्ड में आना है, इंडिया में आना है, राजस्थान में आना है, अजमेर आना है, अजमेर में सिविल लाइंस एरिया में आना है, सिविल लाइंस एरिया में प्लॉट नंबर 131 पे आना है। उसमें जो प्लॉट है उसमें जो बैक वाला रूम है वहाँ मैं आपको मिलूँगी, ईस्ट साइड में फेस करे हुए। तो मैंने मेरे तक पहुँचने का आपको एड्रेस दिया है, पूरा गली नंबर, प्लॉट नंबर, रूम नंबर विथ डायरेक्शन, लेकिन मेरा ये जो एड्रेस है वो 95% ही श्योर है। देखिए 5% कोई किसी के बारे में नहीं कह सकता। हमको पता है क्या 5 मिनट बाद क्या होने वाला है? किसी को पता होता 5 मिनट बाद क्या होने वाला है तो पता नहीं वर्ल्ड में कितनी सारी चीज़ें अलग हो जाती। पता होता 5 मिनट बाद अर्थक्वेक आने वाला है तो लोग घरों के बाहर नहीं निकल जाएं। किसको क्या पता 5 मिनट बाद क्या होने वाला है? तो ये मेरा एड्रेस 95% करेक्ट है, आपको मेरे तक पहुंचा देगा। 5% देखिए किसी को किसी की कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। हो सकता है आप यहाँ आए मुझसे मिलने के लिए और मैं कहीं मार्केट बाहर निकल जाऊँ, एक दिन नहीं मिलूँ, ठीक है, अगले दिन मिलूँ मैं आपको, तो 95% मैं आपको मिल जाऊँगी, लेकिन 5% कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के घर का भी एड्रेस होता है। जैसे हमारे घर तक पहुंचने का एड्रेस है गली नंबर, रूम नंबर, प्लॉट नंबर विथ डायरेक्शन, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के घर तक पहुंचने का भी एड्रेस होता है गली नंबर, प्लॉट नंबर, रूम नंबर विथ डायरेक्शन। लेकिन वो एड्रेस 95% ही आपको श्योरिटी है कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहाँ पर, 5% के बारे में देखिए कुछ नहीं कह सकते। तो इलेक्ट्रॉन के घर तक पहुँचने का जो एड्रेस है, दिस एड्रेस इज कॉल्ड क्वांटम नंबर, जिससे 90 से 95% श्योरिटी है कि आप इलेक्ट्रॉन के घर तक पहुँच जाएंगे। और इसी के साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की समरी कंप्लीट होती है, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ है? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ये रहा एड्रेस, जाइए, हो सकता है आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है। तो ये पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर की समरी थी। तो हम चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो हम डाल्टन थ्योरी से चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जब हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब आप कोई से भी साइंटिस्ट की थ्योरी पढ़ें या बीच में रुककर डेफिनेशन पढ़ें तो आपको सब समझ में आ रहा है कि इस थ्योरी के बाद ये थ्योरी क्यों आएगी और हमको बीच में क्यों रुकना है। आपको हर साइंटिस्ट का स्पेसिफिकेशन पता है कि ये एटम में इनका क्या काम है, इनका क्या रोल है, ठीक है। तो अब जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको किसी भी चीज़ का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में, ये अपना फर्स्ट लेक्चर था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।